बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद रियल वॉइस सेंटर पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक खौफनाक सच्ची कहानी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप स्टोरी लवर्स हैं और आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने को मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि अमलियात की वजह से ज़िंदगी में अजीबोगरीब वाक़यात देखने सुनने को मिलते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, मुझे एक जानने वाले की फ़ोन कॉल आई कि मेरे बेटे जिसकी मंगनी कुछ दिन पहले साथ वाले शहर की है ने आपका ज़िक्र अपने ससुराल में किया था, तो उनके घर कोई मसला है, तो मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैंने जाने की हामी भर ली। अगले दिन सुबह के वक्त पर वो गाड़ी लेकर आ गए। मैं तैयार बैठा था। अल्लाह का नाम लेकर हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र शुरू होते ही हाल अहवाल के बाद वो कहने लगे कि मसला ये है कि मेरी बहू की बड़ी बहन है, काफ़ी सालों से इसे असेब है, इसी के लिए हम जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि ऐसे असेब ही है, ये आप कैसे जानते हैं? तो वो बोले कि ना तो वो खाना खाती है, ना किसी को मिलती है, अलग अपने कमरे में खुद को बंद रखती है। खैर, बातें सुनकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मरीज़ा सेब का शिकार हो। और अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जानबूझकर घर वालों को तंग करते रहते हैं। ऐसे मरीज़ों के ड्रामे और उनके घर वालों की मजबूरी से जाली अमल और पीर बहुत फ़ायदा उठाते हैं। खैर, इस तरह के मरीज़ हमेशा मेरी उकताहट और बेजारी का सबब बनते हैं और मैं इनके घर वालों को लाजमी कह के उठता हूँ कि मेरा वक्त बर्बाद करने का शुक्रिया, आपके मरीज़ को ऐसा कुछ नहीं। खैर, बातें करते करते हम साथ वाले शहर पहुँच गए। थोड़ी देर तक हम एक बड़ी कोठी के गेट पर थे। हारन की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला गया। पोर्च में हम उतरे तो हमारा इस्तकबाल एक बड़ी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने किया। डाइनिंग रूम में पहुंचे तो 2-3 और घर के अफराद आ मिले और हमारे साथ ही बैठ गए। चाय और नाश्ता आ गया। इससे फारग होकर वही बुजुर्ग बोले कि आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि मेरी पोती, जो कि बहुत ही ज़हीन थी, बचपन से हर क्लास में पहली पोजीशन लेती आई है। उसकी जहानत और उसकी शौक़ की वजह से इसे मेडिकल में दाखिला दिलवा दिया। वो बहुत खुश थी और दिल लगा के पढ़ रही थी। मेडिकल के तीसरे साल इसे चंद दिन की छुट्टियां थी। वो बहुत खुश वापस आई थी, मगर चंद दिन गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सब ने महसूस किया कि वो खामोश रहने लग गई है। इसी असना में बच्ची का वालिद बोला। मैंने इसकी माँ से कहा कि तुम इससे पूछो क्या मसला है। बहुत पूछा, मगर इसका एक ही जवाब कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। बच्ची ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। खाने का कहा जाता तो खा लेती, ना कहें तो ना खाती। रात को अगर इसके कमरे में कोई जाता तो इसको जागते पाता। छुट्टी के आखिरी दिन इसके पढ़ने से इनकार कर दिया। इसकी कैफियत को देखते हुए हमने ज़बरदस्ती ना की। फैमिली डॉक्टर से टाइम लिया गया। इसने नफ्सियाती मलाज के पास जाने का मशवरा दिया। नफ्सियाती मलाज ने कुछ सवाल किए। बच्ची ने बोला मेरा दिल नहीं लगता। डॉक्टर ने बेआरामी की वजह बताकर नींद की मेडिसिन लिख दी। जब किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो एक बार कहने पे ही तैयार हो जाती। एक बात हमने नोटिस की जिसकी वजह से हमें लगा कि शायद इसे कोई असेब का मसला हो। जब भी इसकी कमरे में कोई जाता, इसको कपड़ों की अलमारी जो कि लकड़ी की है इसकी तरफ देखकर हंसता हुआ पाता, मगर आने वाले को देखकर खामोश हो जाती। इसलिए जो हमारे पीर साहब की वफ़ात के बाद जो उनके खलीफा हैं उनको बुलाया गया। उन्होंने ये कहकर कि इस पे जादू है कुछ तवीज़ दिए और चले गए। इसके बाद काफ़ी सारे आमल बुलवाए गए। सब ने ये कहा कि इस पर जादू है, इसलिए ऐसा कर रही है। जब से ये तवीज़ों से इलाज शुरू किया है इसने बिल्कुल ही कमरे में खुद को बंद कर दिया है और जब भी इसके कमरे में जाएं इसे घुटनों में मुँह छुपाए आंसू बहाते हुए देखते हैं। इस बात को 2 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। इसके चुप होने के बाद इसकी बीवी बोली, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो ये आपका एहसान होगा, हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने एक कागज़ पेंसिल मंगवाते को कहा और बच्ची का मुकम्मल हिसाब करके देखा तो ना कोई नफ्सियाती बीमारी निकली और ना ही जादू टूना। अगर निकला तो असेब का असर। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे मरीज़ा के पास कमरे में ले चलें। बच्ची के दादा और वालिद मुझे साथ लेकर बच्ची के कमरे तक पहुँचे। इसके वालिद ने कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल होकर मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरी नज़र बेड पर घुटनों में मुँह छुपाए बैठी लड़की पर पड़ी। मैंने सलाम किया तो लड़की ने मुँह ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखकर सलाम का जवाब दिया और सीधी होकर बैठ गई। बेड के साथ रखे सोफ़े पर बैठने के बाद मैंने कहा, बेटा कैसी हो आप? वो बोली, मैं ठीक हूँ। इसके मुख्तसर सा जवाब सुनकर मैंने कहा कि मुझे यहाँ इसलिए बुलवाया गया है कि मैं ये जानकर बता सकूँ
कि आपको क्या मर्ज़ लग गई है। 2 साल से आपने खुद को अलग थलग कर लिया है, पढ़ाई भी छोड़ दी है, सब आपकी वजह से परेशान हैं और मुझे तो लगता है आप खुद परेशान और उदास हैं। वो बोली, अंकल आप नहीं जान सकते कि मैं क्यों परेशान हूँ और ना ही आप मेरी उदासी की वजह जान सकते हैं। मैंने कहा, अगर मैं उदासी की वजह थोड़ी सी बता दूँ तो क्या आप मुझे सारा हाल बता देंगी? इसने कहा, जी बता दूँगी। लड़की के वालिद और दादा दोनों खामोश बैठे गुफ्तगू सुन रहे थे। लड़की मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा कि ना तो कोई आपको नफसियाती मसला है और ना ही तवीज़। मसला ये है कि आपने कोई ऐसी मखलूक को देख लिया है जो आपसे बुलाई नहीं जा रही। मेरी बात सुनते ही लड़की चौंक गई और रोने लगी और मैंने इसे कहा कि मैं उस वक्त तक ही कुछ कर सकता हूँ जब तक मुझे सारी बात का पता चलेगा। लड़की ने कहा कि मैं जब छुट्टियों में वापस आई तो घर वालों से मिलजुल कर अपने कमरे में आकर मैं कुछ सामान रखने लगी तो कमरे में अचानक बहुत प्यारी और मुसव्वर कुन खुशबू फैल गई। मैं हैरान हो गई कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने यही सोचा कि शायद बाहर हाल में घर के किसी अफराद ने कोई परफ्यूम लगाया है और शायद इसी की खुशबू है। कुछ देर बाद खुशबू का आना एहसास कम हो गया। मैंने शावर लिया और कुछ देर सोने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद किए कुछ ही देर गुजरी होगी कि मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है जो मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोल कर देखा, कोई ना था। मैं सो गई। शाम को मैंने उठाया, मैं फ़्रेश होकर बाहर हाल में चली गई। जाते ही मैंने भाई से पूछा, तलहा कौन सा परफ्यूम लगाया था? तो उसने कहा, आज तो कोई नहीं लगाया। बहन से पूछा, दादा अबू से पूछा, शायद उन्होंने कोई अत्तर लगाया हो, मगर सब ने इनकार कर दिया। रात का खाना वगैरह खाकर मैं जल्दी उठकर अपने कमरे में आ गई। मैंने अलमारी खोली और अपने कपड़ों बैग से निकाल कर अलमारी में रखने लगी। अचानक दोबारा से वही खुशबू कमरे में फैल गई। मैं हैरान थी कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। इतनी मुसव्वर कुन खुशबू मैं बता नहीं सकती। मैं बैठ गई और आराम आराम से नाक से सांस लेने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस खुशबू को अपने अंदर समा लूँ। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद खुशबू आनी बंद हो गई। मैं उठी और मैंने कपड़े अलमारी में दोबारा रखना शुरू हो गई। कपड़े रख कर मैं वापस मुड़ी तो मेरी नज़र बेड पर पड़ी। इस पर एक तहशुदा कागज़ पड़ा था। मैंने वो खोला तो इस पर अस्सलामु अलैकुम लिखा था। मैं हैरान थी कि ये कहाँ से आया है। मैंने इसे कमरे में पड़ी डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ देर मसरूफ़ रहने के बाद मैं सो गई। रात के किसी पहर मेरी आँख खुल गई। मैंने करवट बदली और करवट बदलते ही मेरा हाथ एक कागज़ पर पड़ा। मैंने उठकर लाइट जलाई, कागज़ खोला। इस पे लिखा था, आपने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और इसे रद्दी समझकर फेंक दिया। मैं ये पढ़कर हैरान व परेशान थी। मुझे याद था कि इस सब के दौरान मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। अचानक मेरे नाक से वो मखसूस खुशबू टकराई। मेरे लिए ये सब बहुत अजीब था। अचानक मेरी नज़र मेरे पाँव के पास पड़ी। एक और कागज़ पड़ा था। मैंने वो उठाया। इस पे लिखा था कि ये सब आपके लिए परेशान कुन है, मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे आप अच्छी लगती हैं। मेरी हैरानी अब तजस्सुस में तब्दील हो रही थी। मेरी जगह कोई और होता तो शायद कब का कमरे से डर कर भाग चुका होता, मगर वह खुशबू ऐसी मेरे दिलो दिमाग को मुसव्वर कर रही थी कि मुझे खौफ का एहसास तक न था। मैंने कहा, आप कौन हैं? मेरा इतना कहना था कि एक कागज़ मेरी झोली में आ गिरा। इस पे लिखा था, आपका खादिम। मैंने कहा, मेरे सामने आओ। एक और कागज़ मेरी झोली में आ गिरा जिस पे लिखा था कि नहीं आ सकता। मुख्तसर ये कि मेरी और उसकी बकिया सारी रातें इसी तरह बातें करती गुजरी। इसका कहना था कि वो एक जिन्न है और इसे मेरी आंखें और बाल बहुत प्यारे लगते हैं। जब सुबह हुई तो वो ये कहकर चला गया कि जल्दी वापस आता हूँ। वो तो चला गया, साथ ही खुशबू भी, और मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं अकेली रह गई हूँ। फिर वो 2 दिन नहीं आया। मैं इन दिनों बहुत बेचैन रही। मुझे कुछ न अच्छा ना लगता था। जब 2 दिन बाद मेरे कमरे में खुशबू फैली तो मुझे यूँ लगा जैसे मुझे कुल कायनात की खुशियाँ मिल गई हों। मैं जब भी बोलती तो वो जो भी सवाल करती इसका जवाब मुझे कागज़ पर लिखा मिल जाता। मेरी एक ही तकरार होती कि मैं आपको देखना चाहती हूँ और उनका एक ही जवाब, कैसा मुमकिन नहीं। इसी दौरान कमरे तक महदूद रह गई थी। जब वो मौजूद होते मैं कमरे को बंद कर देती, जब वो चले जाते इनकी बातों और यादों में खोई रहती। जब उनका कोई कागज़ मुझे मिलता इससे पहले वाला कागज़ गायब हो जाता। एक दिन मुझे कागज़ पर लिखा मिला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कमरे तक महदूद हो जाने की वजह से परेशान हैं और वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहे हैं। वो तुम्हारा जो इलाज करवाएं खामोशी से करवा लेना। मैंने हामी भर ली। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आपको मेरी कसम मेरे सामने आए। मुझे जवाब मिला कि अगर मैंने ऐसा किया तो 2 मुश्किलें बन जाएंगी। मेरे ख़ानदान वालों को पता चल जाएगा
میں آپ کے ساتھ ظاہر ہوا ہوں، میرے لیے پابندیاں بڑھ جائیں گی اور دوسری مشکل یوں آپ مجھے کبھی بھول نہیں سکتی ہیں، مگر مجھے دیکھ لیا تو کبھی نہیں بھول پائیں گی۔ جواب پڑھ تو میں نے لیا مگر میں سمجھ نہ سکی، میں اپنی بات پر اڑی رہی۔ ہار مانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لی۔ میرے کانوں میں ایک انتہائی دبدبے والی بڑی بڑی آواز آئی کہ آنکھیں کھولیں۔ میں نے دھڑکتے دل سے آنکھیں کھولی، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قائد ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی، میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی لمحے کچھ عجیب سا ہوا، میرے کمرے میں دھواں بڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے پر بے حد پریشانی دیکھی اور اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ پریشانی اور افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر وہ جا چکے تھے۔ دھواں بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے کئی دن بعد تک میرا رابطہ نہ ہوا، میری مانو جیسی دنیا لٹ گئی ہو۔ میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر دیا۔ میں اپنی نادانی پہ سارا دن روتی رہتی۔ میں نے گھر والوں کو کالج جانے سے منع کر دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ان کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کا نام پکارنے لگی مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے، اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں کافی دیر ان کا نام لے لے کر پکارتی رہی مگر جواب نہ ملا۔ اب اچانک خوشبو کا احساس آنا کم ہو گیا۔ خوشبو آ تو رہی تھی مگر بہت کم۔ اچانک میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میری قوم کو اسی وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کبھی اگر میں نے آپ سے رابطہ رکھا تو میرے ساتھ آپ کو بھی سزا ملے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ آخری سانس تک آپ کو یاد رکھوں گا مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری اس آخری پیغام سے ہمیشہ آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ اس رکے کو پڑھ کر میری دنیا ویران ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھے جب کسی علاج کا کہہ دیتے میں چپ کر کے کروا لیتی۔ بہت لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا۔ یہ کہہ کر کہ وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے والد، دادا اور میں سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہونے پر لڑکی کے والد نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک کپڑا لپٹا ہوا لے آئی۔ کپڑا کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا، میری طرف بڑھا دیا۔ پورا کمرہ عجیب سی بینی بینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی، جیسے سندل، عنبر، عود، کستوری کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خوشبو نے دماغ تر معطر کر کے رکھ دیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے ہٹی نہ تھی۔ خوشبو کی سحر انگیزی میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا جس پر ہو بہو ویسی تحریر تھی جیسا لڑکی نے بتایا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر کاغذ واپس لڑکی کو دیا اور کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی ایک حسین یاد، اور آپ واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ مختصر یہ کہ کچھ دن اس بچی کا روحانی علاج کیا گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد بچی کی مجھے کال آئی۔ اس نے کہا کہ میں آج اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر وہ خط بہا دیا۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک بات بتاتا جاؤں، آج تک میں وہ خوشبو نہیں بھول سکا، نہ بھول پاؤں گا۔ تو فرینڈز، کیسی لگی میری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ اور ہم بار بار مل سکیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔